हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्वाति सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। तो आज हम करेंगे क्लास 12 फ्लेमिंगो का चैप्टर 2 जो कि है द लास्ट स्प्रिंग। और पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है जो कि द लास्ट लेसन। तो अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो आप जाके हमें चैनल के ऊपर इसको चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगी। तो आज हम करेंगे द लास्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर आपके बुक में दिए हुए नहीं हैं, लेकिन एग्जाम में तो आपके इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो हमने क्या किया है, कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। आपको क्या करना है, क्वेश्चन भी लिखना है, इसका आंसर भी लिखना है। मतलब आंसर तो आप लिखोगे, क्वेश्चन भी आपको लिखना है क्योंकि आपके बुक में क्वेश्चन नहीं लिखे हैं। ओके, और ये क्वेश्चन हमने कहाँ से लिए हैं, तो ये क्वेश्चन जो आपके पिछला बुक था उसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे, उसमें से कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं। कुछ क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में से लिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने खुद से भी लिखे हैं जो मुझे लगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में से। तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप पूरा वीडियो एकदम एंड तक देखिएगा और क्वेश्चन भी नोट करते चलिएगा, आंसर तो आप नोट करेंगे ही, ठीक है। तो चलिए इसका वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, व्हाई डिड एनएस जंग आस्क साहब अबाउट द स्कूल, व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन साहब। यानी कि जो एनएस जंग थी, जो हमारी लेखिका हैं, उन्होंने साहब से स्कूल के बारे में क्यों पूछा और इसका साहब पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, हमें ये बताना है, ठीक है। साहब कौन था, आपने चैप्टर पढ़ा होगा तब उसमें पता होगा कि साहब एक लड़का था जो कि रैक पिकिंग करता था, कचरे बिनता था, ठीक है। ओके, आप इसका आंसर लिखेंगे, एनिस जंग आस्क साहब अबाउट द स्कूल बिकॉज से वांटेड टू नो अबाउट द इंटेंशन ऑफ साहब रिकॉर्डिंग स्टडीज। ओके, जिसमें हार्डवर्ड है पहले वो देख लेते हैं। वैसे कुछ हार्डवर्ड है नहीं, लेकिन फिर भी देख लीजिए। इंटेंशन का मतलब क्या होता है बताइए आप। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, ठीक है। और रिकॉर्डिंग मतलब के बारे में समझिए क्या कह रहे हैं। कि जो एनिस जंग थी वो साहब से स्कूल के बारे में पूछती हैं क्योंकि वो जानना चाहती कि साहब का स्कूल के प्रति उसका क्या इरादा है, स्कूल के बारे में वो क्या सोचता है। वो ये जानने के लिए क्या करती हैं, साहब से पूछते हैं कि ये बताओ तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, ठीक है। तो इसीलिए क्या क्यों पूछती हैं वो साहब से स्कूल के बारे में, क्योंकि वो उसके स्टडीज़ के बारे में क्या उसका इरादा है, क्या उसके इंटेंशन है, ये जानने के लिए उससे पूछती हैं। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है साहब पे। The impact of this on Sahib was that he was very curious about the school and he also promised him that he would go to school if anyone built it. ओके, अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से विजुअल होगा, ठीक है। अब समझिए इसमें क्या कह रहे हैं कि इसमें कह रहा है द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन साहिब वाज दैट ही वाज वेरी क्यूरियस अबाउट द स्कूल। और इसका इम्पैक्ट साहिब पे ये पड़ता है कि वो स्कूल के बारे में जानकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हो जाता है। और ये प्रॉमिस कर देता है कि अगर कोई स्कूल बनाएगा तो वो स्कूल ज़रूर जाएगा। एंड समझो हुआ क्या रहता है, जो एनिस जंग रहती हैं वो देखती हैं साहब को हमेशा वो रैक पिकिंग करता रहता है, तो उसे पूछती हैं, बुलाती हैं, उसे पूछती हैं कि बताओ तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। वो ऐसा क्यों पूछती हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। क्योंकि वो जानना चाहती हैं कि साहब का स्टडीज़ के प्रति उसका क्या इंटेंशन है। और तो वो कहता है, आपने बुक में पढ़ा होगा, कहता है कि यहाँ पे कोई स्कूल है नहीं इसलिए हम स्कूल जाते नहीं। और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है स्कूल के प्रति कि हाँ स्कूल होता है, हम भी स्कूल जाते हैं, हम भी पढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्कूल के प्रति बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है। और वो उनसे प्रॉमिस करता है कि अगर कोई भी स्कूल बनाएगा तो वो स्कूल पढ़ने के लिए ज़रूर जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होता है हमें कमेंट में बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, व्हाई डिड साहब एंड अदर स्पीकर्स नॉट वेयर चप्पल्स, व्हाट एक्सक्यूज दे गिव फॉर इट। ओके, इसमें क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि जो साहब था और भी जो दूसरे रैक पिकर्स थे यानी कचरा बिनने वाले, उन लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते थे और वो ना पहनने के लिए क्या बहाना देते थे। यानी कि जब उससे पूछती थी एनिस जंग जो हमारी लेखिका है कि आप लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं, तो उसका क्या बहाना देते थे, वो ये हमें बताना है। ओके, तो आप समझिए इसमें क्या लिखना है आपको। आप इसका आंसर लिखेंगे, लिखते भी चलिएगा क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो देखते देखते लिखते भी चलिएगा, ठीक है। या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जरूर। आप इसमें लिखेंगे, साहब एंड अदर रैक पिकर्स डिड नॉट वेयर चप्पल्स बिकॉज द लैक ऑफ मनी वाज वैलिड रीज़न। यानी कि जो साहब था और जो दूसरे रैक पिकर्स थे वो चप्पल नहीं पहनते थे, उसका एक वैलिड रीज़न, उसका वैलिड का मतलब होता है रियल, उसका वास्तविक रीज़न क्या था, उनके पास पैसे की कमी थी। पैसे की कमी थी तभी तो रैक पिकिंग का काम करते थे, मतलब कचरा बिनने काम करते थे, ठीक है। उनके पास क्या थी, पैसे की कमी थी, कि ये एक वैलिड रीज़न था जिसके कारण वो चप्पल नहीं पहनते थे। और वो एक्सक्यूज़ क्या देते थे, वन एक्सक्यूज़ इज़ दैट इट हैज़ बिकम ए ट्रेडिशन फॉर देम टू स्टे बेयरफुट।
बैरफुट होता है, बैरफुट का मतलब होता है हिंदी मीनिंग नंगे पैर, यानी कि वो कहते थे, वो बहाना ऐसे देते थे कि ये हमारा एक ट्रेडिशन है, परंपरा है कि हमें बैरफुट ही रहना है, नंगे पैर ही हमें चलना है, हमें चप्पल नहीं पहनना, ये हमारी क्या है, ट्रेडिशन है, हमारी परंपरा है, ऐसा वो कहते थे, ठीक है। बट द रीजन वाज डेट, लेकिन रीजन यही था कि वाज डेट चिल्ड्रन लाइक साहेब कैन नॉट अफोर्ड शूज, कि जो साहेब जैसे जो चिल्ड्रन थे वो क्या करते थे, शूज अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनके पास उतना पैसे नहीं था कि वो शूज अफोर्ड कर सके थे, रीजन था कि वो चप्पल नहीं पहनते थे, शूज नहीं पहनते थे, वो ऐसे बेयरफुट रहते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हाउ मेनी रैग पिकर्स यूज टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली, हाउ डिड दे सेटल देयर, यानी कि सीमापुरी दिल्ली में कितने रैग पिकर्स रहते थे और वो वहाँ पे कैसे सेटल हुए थे। अब समझे, इसमें जो दिल्ली का जो सीमापुरी इलाका था उसमें बहुत ज़्यादा रैग पिकर्स ही रहते थे, यानी कचरा कूड़ा बीनने वाले ही लोग रहते थे। तो ये पूछ रहा है कि कम से कम कितने रहते थे, ठीक है, और वो यहाँ पे कैसे सेटल हुए थे, हमें ये भी बताना है, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देयर वाज 10,000 रैग पिकर्स यूज टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली, यानी कि सीमापुरी दिल्ली में लगभग 10,000 रैग पिकर्स रहते थे, ठीक है। और ये कैसे यहाँ पे सेटल हुए थे, द पीपुल लिविंग देयर हैव माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया, यानी जो लोग जो रहते थे सीमापुरी दिल्ली में, जो रैग पिकिंग का काम करते थे, वो बांग्लादेश से माइग्रेट होकर इंडिया आए थे, यानी वो मूल रूप से बांग्लादेश के रहने वाले थे, बांग्लादेश के निवासी थे, लेकिन वो वहाँ से इंडिया आए थे। क्यों आए थे? इन सर्च ऑफ ए लिवलीहुड, यानी कि जीविका के तलाश में, एज देयर होम्स एंड फील्ड वेयर डिस्ट्रॉय इन स्ट्रॉम, वो जीविका की तलाश में वो बांग्लादेश से इंडिया में आए थे, सीमापुरी दिल्ली में, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे यानी कि बांग्लादेश में उनके जो घर थे, जो भी उनकी खेती थी, वो सब क्या हो गए थे, तूफान में क्या हो गए थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे, नष्ट हो गए थे, इसलिए वो जीविका चलाने के लिए वहाँ पर उनको कोई काम नहीं मिला, इसलिए वो आ गए दिल्ली में अपना जीविका चला सके। इसलिए देखो वह कहता है कि जो वो लोग थे जो सीमापुरी दिल्ली में रहा करते थे, उन लोग मूल रूप से बांग्लादेश के निवासी थे, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ था, बांग्लादेश में एक बार बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ गया था, उनके सारे जो घर थे, जो भी उनकी खेती थी, वो सब कुछ ख़राब हो गई थी, तो खाने के लिए तो चाहिए ना, तो इसलिए क्या किए थे, वो अपने देश को छोड़ के वो इंडिया में आए थे, ताकि वहाँ इनको यहाँ पे कुछ जीविका मिल सके, कुछ काम करने को मिल सके। और यहाँ पर ये रैग पिकिंग का काम करते थे, कचरे कूड़ा बीनते थे और ऐसे सब काम करते थे, ताकि मतलब कुछ खाना पीना उनका चल सके, उनका जीविका चल सके, उनका घर चल सके, इसलिए, ठीक है। तो आई होप आपको भी क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, यानी कि इसमें आपका क्वेश्चन है कि बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब क्या था और उन्हें उसमें क्या मिलता था। देखो जितने बच्चे थे, जो साहब थे या फिर अदर रैग पिकर्स जो थे, आपने अभी पढ़ा कि इसमें कम से कम 10,000 लोग रहते थे सीमापुर दिल्ली में, जो रैग पिकिंग का काम करते थे। तो उसमें बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब क्या था, बच्चे क्या समझते थे, वो हमेशा गार्बेज में कुछ ना कुछ ढूंढते रहते थे, तो उनके लिए गार्बेज क्या था हमें ये बताना है। और वो गार्बेज में आखिर क्या पाते थे, कच्चा कूड़ा उसमें उन्हें क्या मिलता था, क्यों उसे वो दिन भर ऐसे ढूंढते रहते थे, उसमें हमें ये बताना है। ओके चलो देखते हैं इसमें। तो ये रहा आपका आंसर, लेकिन एक चीज़ मैं इसमें ऐड कर देती हूँ आपका क्वेश्चन में, मैंने लिखना भूल गई, इसलिए मैंने आंसर में उसको मतलब कर दिया, लिख दिया। अगर क्वेश्चन ये भी जैसे आपका क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, यानी बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब क्या था, आपके भी पूछ सकता है कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर एल्डर्स, जो मतलब जो बच्चे के माँ बाप थे उनके लिए गार्बेज का मतलब क्या था, जो बड़े थे उनके लिए क्या गार्बेज का मतलब, तब के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर चिल्ड्रन एंड एल्डर्स लिख दें, चिल्ड्रन एंड हिज पेरेंट लिख दें, तो आप कैसे लिखेंगे उसका मैंने आंसर यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। मैं ऐड करना भूल गई थी, इसलिए आंसर में ऐड कर दिया है, ठीक है। तो देख समझिए क्या होगा। फॉर ए चाइल्ड, इन बच्चों के लिए गार्बेज में लर्न समथिंग रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए क्या था, गार्बेज में एक तरह का आश्चर्य बना हुआ था, एक तरह के उनके लिए वंडर सरप्राइज था कि गार्बेज में कुछ ना कुछ हमें अनोखा मिल जाएगा, बच्चों के लिए मतलब था। और वहीं पे वेरेज फॉर द एल्डर इट इज़ अ मीन ऑफ सर्वाइवर, और वहीं जो एल्डर्स थे, उनके जो माँ बाप थे या फिर जो भी उनसे बड़े थे, उनके लिए गार्बेज का मतलब था सर्वाइवल, जीवन यापन करने का एक तरीका। कोई कुछ भी गार्बेज में से 2-4 रुपये मिल जाएगा तो उससे हमारे क्या हो जाएगा, जीवन कुछ चल जाएगा, हमें खाने पीने के लिए कुछ मिल जाएगा। तो उनके लिए क्या मतलब था, एल्डर्स के लिए सर्वाइवल, और फॉर ए चिल्ड्रन के लिए क्या था, रैप्ड इन वंडर। ओके, और उसमें उन्हें क्या मिलता था ये भी हमें बताना है। तो दे फाउंड जस्ट 1 रुपीज़ आर एट टाइम इवन ए 10 रुपीज़ नोट, उसमें उन्हें दिन भर ऐसे ढूंढते रहते थे, उसमें उन्हें क्या मिलता था, अधिक से अधिक उन्हें 1 रुपये मिल जाता था, या फिर कभी कभी उन्हें 10 रुपये का नोट मिल जाता था। दिस मनी गिव देम ए होप टू फाइंड मोर,
और ये पैसा उन्हें क्या करता था, उन्हें ऐसा लगता था जैसे मान लो एक बार 1 रुपये भी 10 रुपये उन्हें मिल गए तो उन्हें लगता था कि हाँ उसी में और दिन भर ढूंढते रहते थे कि क्या पता उन्हें कुछ और मिल जाए, क्योंकि जब इंसान को थोड़ा सा मिल जाता है तो उसका जो आशा होती है और बढ़ जाता है कि हाँ अब कुछ थोड़ा और कर देंगे तो क्या पता कुछ और मिल जाए। तो इसलिए बच्चों का भी होता था, एक बार में 1 रुपये फिर 10 रुपये मिल गए तो वो आशा, इसी आशा में कि और मिलेगा और मिलेगा, दिन भर क्या करते थे, गार्बेज में कुछ ना कुछ ढूंढते रहते थे ताकि उन्हें क्या हो जाए, कुछ और मिल जाए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम अपने। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो हमें कमेंट में बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उस डाउट को दूर कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, वाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूट, व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस। इन जो साहेब था उसने दूध की दुकान पे काम करना क्यों शुरू कर दिया, उसने दूध की दुकान का काम करना क्यों शुरू कर दिया, क्यों उसने ये जॉब ज्वाइन किया और उसको इसके लिए क्या मिलता था। भाई आप काम करेंगे तो आपको कुछ पैसा वैसा मिलेगा ना, तो पूछ रहा है कि उसके सर्विस के लिए उसे क्या मिलता था, क्या पैसा मिलता था, ये बताना है। देखो जो साहब था पहले रैक पिकिंग का काम करता था, यानी कचरे उठाने का काम करता था, लेकिन फिर उसने काम बंद कर दिया और उसने एक मिल्क बूथ पे काम करना शुरू कर दिया। ये पूछ रहा है कि क्यों शुरू किया, तब समझो। साहेब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ बिकॉज ही हैड नीड मोर मनी एंड मील्स फॉर हिम। यानी कि समझो जो साहेब था उसने क्या किया था, मिल्क बूथ ज्वाइन कर लिया था काम करने के लिए, क्योंकि उसे कहते ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी और सभी समय का खाना भी चाहिए था। देखो उसे रैक पिकिंग से क्या ही मिलता था, रैक पिकिंग से उसे 1 या 10 रुपये के नोट मिल जाते थे। अब इतने से तो किसी के तीनों बेरा का खाना तो नहीं आ पाएगा ना, इसलिए क्या करेगा वो उसने ज्वाइन कर लिया था मिल्क बूथ ताकि उसे सभी समय का खाना मिल सके, थोड़ा पैसे मिल सके। अब 1 रुपये 10 रुपये में क्या ही मिलेगा, तो इसलिए उसने अधिक पैसे के लिए और हर समय का खाना मिल सके, इसलिए उसने क्या किया, मिल्क बूथ ज्वाइन कर लिया। और क्या मिलता था उसे, कितने पैसे मिल जाते थे उसे, तो ही वॉज पेड 800 रुपीज़ एंड गिवन ऑल हिज मील फॉर हिज सर्विस। यानी कि उसे महीने के 800 रुपये और सभी समय का खाना उसे मिलते थे उसके सर्विस के लिए। यानी कि उसकी तनख्वाह कितनी थी, 800 रुपये थी, महीने में 800 रुपये, और उसे सभी समय का खाना भी मिल जाता था, इसलिए उसने क्या किया था, मिल्क बूथ ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, अब का क्वेश्चन आप पूछ सकता है कि क्या साहब अपनी इस जॉब से खुश था या नहीं था, हमें ये एक्सप्लेन करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो मैंने लिख भी दिया है। देखो एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है, ठीक है, तो आपको हर तरह के क्वेश्चन को तैयार करना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, वाज साहब हैप्पी वॉकिंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन। यानी क्या साहब जो टी स्टॉल थे, फिर बोल सकते हैं मिल्क बूथ, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने अभी क्वेश्चन बैंक से उठाया है, ठीक है, मैंने क्वेश्चन बैक से इसको लिया है क्वेश्चन, तो इसमें टी स्टॉल लिखा था, मैंने भी टी स्टॉल। आपका क्वेश्चन यहाँ पर मिल्क बूथ लिख देगा तो आप मिल्क बूथ लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि साहब को क्या वो काम पसंद था या साहब को उस काम से खुश था, हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप लिखेंगे इसका, साहब वॉज नॉट सीम टू बी हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। जो साहब था वो टी स्टॉल पर काम करके खुश नहीं दिख रहा था। क्यों नहीं दिख रहा था भाई, हमें ये भी तो बताना होगा ना। He felt bound and burdened because he was no longer his own master। देखो वो जो साहब था वो टी स्टॉल पे काम करके खुश नहीं था। क्यों खुश नहीं था, क्योंकि वो उस तरह से अपने आप को एकदम घिरा हुआ, एकदम बाउंडेड और एक तरह से बोझ की तरह वो काम लग रहा था। क्यों लग रहा था, क्योंकि वो अब वो खुद का मास्टर नहीं रह गया था। पहले था कि वो रैक पिकिंग का ही काम करता था, कम कमाता था, उसे 1 रुपये 10 रुपये मिलते थे, लेकिन वो अपनी मर्जी का मालिक था। उसे जब मन करता था वो काम करता है, मन करता तो वो रैक पिकिंग करता, नहीं मन करता वो आराम से ऐसे ही पड़ा रहता, फिर रैक पिकिंग करता है, मतलब अपनी मर्जी का था। लेकिन इस तरह से क्या होता है, वो एक किसी के कंट्रोल में आ गया था, उसे मतलब अच्छा नहीं लग रहा था कि वो किसी के नीचे आके काम कर रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ उससे क्या होती है, अच्छी नहीं लगती, उस जॉब से वो खुश नहीं था, क्योंकि उसकी खुद की जो फ्रीडम थी उसे लग रहा था कि वो ख़त्म हो गई है और उसे दूसरों के नीचे आके काम करना पड़ा, इसलिए वो खुश नहीं था, ठीक है। अब लिख देंगे बिकॉज ही वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, क्योंकि वो अब खुद का मास्टर वो नहीं रह गया था, ठीक है, उसे दूसरों के यहाँ काम करना पड़ रहा था, पहले वो खुद का मालिक था, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपका, हु वाज मुकेश। अब यहाँ से एक नया कैरेक्टर आया है जो अपने बुक में पढ़ा भी होगा इसके बारे में कि मुकेश कौन था और हाउ इज़ मुकेश एडेड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, आराम से समझिए कि मुकेश कौन था। ये मुकेश नाम का जो एक कैरेक्टर आया है, हमें बताना है कि ये कौन है, ये महाशय कौन है, और उसका जो एटीट्यूड था किसका, मुकेश का एटीट्यूड उसके फैमिली के सिचुएशन से, उसके फैमिली के काम से किस तरह से डिफरेंट था, हमें ये भी बताना है, ठीक है। तो समझिए इसे। तो
तो आप इसमें लिखेंगे मुकेश वॉज द सन ऑफ वन पुअर बैंगल मेकर फ्रॉम फिरोजाबाद। यानी जो मुकेश था वो फिरोजाबाद के एक गरीब बैंगल मेकर का चूड़ी बनाने, बैंगल मेकर मतलब क्या होता है, चूड़ी कार जो चूड़ी बनाते हैं, ठीक है ना, जो लड़कियाँ पहनती हैं हम पहनते हैं, हम तो नहीं पहनते लेकिन मम्मी मम्मी जो आप लोग पहनती हैं बैंगल मेकर, और हम लोग पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुकेश जो था वो फिरोजाबाद के एक बैंगल मेकर का क्या था, बेटा था, ठीक है, एक जो कि बहुत गरीब थे। एट फिरोजाबाद ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। जो बैंगल्स जो फिरोजाबाद का जो हर परिवार क्या था, हर लोग, हर जब जो जितने भी लोग थे फिरोजाबाद के, वो सब लोग क्या थे, बैंगल मेकिंग के काम में, यानी बैंगल बनाने के, चूड़ी बनाने के काम में लगे हुए थे। एंड आगे लिख रखा है मैंने, एंड द सेम जॉब पास डाउन टू द नेक्स्ट जनरेशन। और यही जॉब, यानी कौन जॉब, चूड़ी बनाने का, बैंगल मेकिंग का काम ही वो अपनी नई जनरेशन को देते थे कि हाँ अब तक हमने बनाया, चूड़ी बनाया, बैंगल मेकिंग का काम किया, अब ये काम तुम करो। लेकिन मुकेश ऐसा नहीं चाहता था। मुकेश क्या चाहता था लिखेंगे हम, बट मुकेश डिड नॉट वांट टू क्लिंग टू बैंगल मेकिंग। लेकिन मुकेश जो था वो इस बैंगल मेकिंग के काम में नहीं आना चाहता था। ही वांटेड टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। वो क्या बनना चाहता था, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। बिकॉज ही वांटेड टू बिकम हिज ओन मास्टर, क्योंकि वो खुद का मालिक बनना चाहता था। देखो मुकेश जो था उसने देख रखा था कि उसके जो पिता हैं, उसके जो भाई हैं, उसके जो दादा थे, जो भी थे, उसका पूरा परिवार, फिरोजाबाद की जितनी भी फैमिली थी, सब लोग क्या थे, बैंगल मेकिंग के काम में लगे हुए थे। तो मुकेश का परिवार भी, उसके पिता जी जो थे वो सब बैंगल मेकिंग का ही काम करते थे। तो उसने देख रखा था कि मतलब उसे देख रखा था कि दूसरों के नीचे काम कर रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं चाहता था। वो चाहता था कि वो खुद का मास्टर बने। और एक बात और भी थी मुकेश कैसा करने की, क्योंकि वो देखता था कि उसकी जो पूरी जनरेशन, उसकी जो पिता होता है, जो भी उसके भाई हैं, उसके जो पिता हैं, वो सब क्या है, उसी काम में, बैंगल मेकिंग के काम में लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी उसके घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, जैसे कि आपने बुक में पढ़ा था। तो वो चाहता था कि और इससे आंखों की रोशनी जाने के भी खतरा था। वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी क्वेश्चन में भी मैंने उसे नोट किया, आपने बुक में पढ़ा था। तो वो चाहता था कि वो अब इस काम में ना आए, वो इस काम को बदलना चाहता था। वो अपने परिवार से हट के कुछ अलग काम करना चाहता था, और इसलिए उसने सोचा था कि वो मोटर मैकेनिक बनेगा। वो अपने खुद का एक खोलेगा और वो मोटर मैकेनिक बनेगा, जिससे वो खुद का मास्टर बने, उसे दूसरों के नीचे काम ना करना पड़े, ठीक है। वो जिससे उसके पिता जो थे वो दूसरों के कंपनी में काम करते थे बैंगल मेकिंग का, लेकिन वो चाहता था कि वो खुद का मालिक बने, ठीक है। इसलिए जो मुकेश था वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मेंशन द हैजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। यानी कि किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था जो लोग बैंगल मेकिंग के कारखाने में काम करते थे, हमें ये बताना है, ठीक है। तो वर्कर्स वर्क इन डिग्नी सेल विदाउट एयर एंड लाइट। इन जो वर्कर्स थे वो एकदम अंधेरे में, बिना हवा और लाइट के क्या करते थे, उसमें काम करते थे, ठीक है। दे लॉस्ट द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, जिसके कारण क्या होती थी, उनकी आंखों की ब्राइटनेस जो थी वो भी समाप्त हो जाती थी। द पाउडर फ्रॉम द पॉलिशिंग ऑफ बैंगल आल्सो ब्लाइंड देम। और जो बैंगल को जो पॉलिश किया जाता है, आपने बैंगल्स देख रखे होंगे, पूछते ही होंगे बैंगल कौन नहीं देखा है, तो बैंगल्स को पॉलिश किया जाता है ताकि वो और अच्छा चमकीला दिख सके और अच्छा दिख सके। तो पॉलिश करने का जो पाउडर होता है उससे उनकी आंखों की रोशनी, वो अंधे होने का भी उनको खतरा था। और इतने सारे प्रॉब्लम लेके उन लोग क्या करते थे, बैंगल मेकिंग का काम करते थे, ठीक है। शीशे बनाने का काम करते थे, चूड़ियाँ बनाने का काम करते थे। और आपका अपने ऊपर वाले क्वेश्चन का भी मिल गया होगा, कुछ ने देखा था कि हाँ इतना सब प्रॉब्लम है, मुकेश ने देखा था कि विदाउट एयर एंड लाइट उनको काम करना है, तो वो ऐसा नहीं करना चाहते, इसलिए मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, ठीक है। तो आप लिख देंगे कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम थी, ये उनको प्रॉब्लम थी कि उन्हें क्या करना था, विदाउट एयर एंड लाइट उनको काम करना होता था बिल्कुल अंधेरे में, जिससे क्या होता है उनकी आंखों की रोशनी, ज़्यादा अंधेरे में आप रहेंगे तो आप ज़्यादा अंधेरे में आप काम करेंगे तो आपकी आंखों की रोशनी जाने का भी खतरा रहता है, तो उससे उनकी आंखों की रोशनी चली जाती थी। और जो पाउडर थे जो बैंगल पॉलिशिंग के, उससे क्या होते थे, वो अंधे हो जाते थे, बार बार उसका जो धूल पड़ता था पाउडर का, उससे क्या होता है उनको अंधे होने का भी खतरा था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 9, वाई कुड द बैंगल मेकर्स नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव। यानी जो बैंगल मेकर्स थे उनकी हालत आपने बुक में पढ़ा होगा, बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में वो लोग थे, ठीक है। तो वो अपना खुद का क्यों नहीं कोऑपरेटिव शुरू कर देते थे, यानी कि वो किसी के दूसरे की कंपनी में काम करते थे, जिससे जो उन्हें अच्छा तनख्वाह नहीं देता था, जिससे कारण उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। तो ये वो
पूछ रहा है क्वेश्चन में हमसे कि वो अपना खुद का क्यों नहीं, बहुत सारे बेंगल मेकर मिल के, जैसे सब फिरोजाबाद के सभी लोग तो भाई बेंगल मेकिंग काम में लगे हुए थे, तो क्यों नहीं सभी लोग मिलके खुद की कंपनी क्यों नहीं शुरू कर लेते थे, खुद की कोऑपरेटिव यानी सहकारी समिति क्यों नहीं शुरू कर लेते थे। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। व्हाट डू दे फेस इफ़ दे डू सो, अगर वो ऐसा करते तो उन्हें क्या क्या फेस करना पड़ता, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता, हमें ये बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए आप, द बेंगल मेकर्स कुड नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव, इन जो बेंगल मेकर्स थे वो खुद की कोऑपरेटिव नहीं शुरू कर सकते थे, बिकॉज दे वर ट्रैप्ड इन द विशियस सर्कल ऑफ साहूकार, मिडिल मैन, पुलिसमैन एंड पॉलिटिशियंस। यानी कि जो वो लोग थे, यानी जो बेंगल मेकर थे, वो एक तरह के घेरे में, एक तरह के विशियस सर्कल में, यानी दुष्कर घेरा बोलते हैं हम इसे, फिर खराब घेरे में फंस गए थे। ट्रैप्ड मतलब होता है फंसना, फंस गए थे। जो किन लोग घेरा था, साहूकार का था, मिडिल मैन बिचौलियों का था, पुलिसमैन का था, पॉलिटिशियंस का था, ठीक है। तो इन लोग घेरे में फंस गए थे, जिसके कारण वो खुद का नहीं कर पा रहे थे। वो खुद का करते तो क्या होता, ये बताना है। तो यहाँ पर मैंने इसका आंसर लिख रखा है, इफ़ दे ट्राइड टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ दे वुड बी बीटन बाई पुलिस एंड पुट इन जेल। अगर वो ऐसा मतलब कहते कि अगर हम ऐसा खुद का अगर कोऑपरेटिव हम शुरू करेंगे तो हमें पुलिस के द्वारा पीटे जाएंगे और हमें जेल में डाल दिया जाएगा। इसी डर से क्या करते थे, वो खुद का कोऑपरेटिव शुरू नहीं करते थे। और इसके कारण उनकी हालत क्या थी, बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल थी। उनके घर की कंडीशन, इकोनॉमिकल स्टेटस जो भी था बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, बहुत ज़्यादा वीक था, इसलिए वो, लेकिन क्या रीजन था अभी आपने वो देख लिया, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो या फिर अगर कोई क्वेश्चन छूट गया, आपको लग रहा है कि हाँ इसका क्वेश्चन छूट गया है, तो आप बता दीजिएगा, वो लिखा देंगे। वैसे मैंने अपनी तरफ से सारे क्वेश्चन जितने हो सकते थे मैंने कवर कर लिए हैं, जिस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। अगर आपको लग रहा है कुछ छूटा है तो बता दीजिए, मैं उसे कंप्लीट कर लूँगी। एंड नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आपका नेक्स्ट चैप्टर पे होगा। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, मे बी डीप वाटर है, हाँ डीप वाटर पे आएगा। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूँ, मतलब एक एक लाइन पढ़ के बताऊँ इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, फिर जो भी है, या फिर आप इसका समरी सुनना चाहते हैं इस चैप्टर के द लास्ट स्प्रिंग की, या फिर इसके जो पहला वाला चैप्टर था, तो अगर आप समरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन, तभी मैं इस पर वीडियो बनाऊँगी। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो तो आपका डीप वाटर पे आएगा ही आएगा, इसके क्वेश्चन से लेकर आऊँगी मैं अगली बार, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके समरी सुनना चाहते हैं या फिर इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको इस क्वेश्चन से कोई भी डाउट होगा, अगर कोई भी डाउट है इस चैप्टर के रिलेटेड, तो भी आप हमें कमेंट में बताएं, आपके कमेंट का जो भी समाधान है वो निकालने की कोशिश करेंगे। और आपको ये वीडियो कैसे लगी आप ये भी हमें कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।